नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का और आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त हो चला है हमारे खास बुलेटिन वंदे भारत का, जिसमें आपको दिखाएंगे दिन भर की वो तमाम बड़ी खबरें जो आज सुर्खियों में छाई रही। देश प्रदेश से लेके दुनिया की हर एक बड़ी हलचल, अगले 1 घंटे में कोई भी खबर नहीं छूटेगी। मतलब ये बुलेटिन आपने देख लिया तो समझिए दिन भर की पूरी खबरों से आप अपडेट हो लिए। तो चलिए बिना रुके शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और दिखाते हैं आपको इंडिया टू इंटरनेशनल पूरा हाल वंदे भारत। और वंदे भारत की शुरुआत करेंगे इस वक्त की आई अहम खबर के साथ। शिवसेना के दोनों गुटों के बीच रस्साकशी जारी है, लेकिन अब चुनाव आयोग ने तीर कमान को फ्रीज कर उद्धव ठाकरे गुट को मशाल चुनाव चिन्ह दे दिया है। वहीं चुनाव आयोग ने नए नाम का भी ऐलान कर दिया। शिवसेना के दोनों धड़ों के बीच भले ही तलवारें खींची हों, लेकिन निर्वाचन आयोग ने शिवसेना के मूल चुनाव चिन्ह तीर कमान तरकश में रख दिए हैं। यानी आयोग ने फिलहाल अगले आदेश तक धनुष बाण के साथ शिवसेना का नाम भी फ्रीज कर दिया है। वहीं चुनाव आयोग ने दोनों गुटों से 3 नाम और चुनाव चिन्ह पेश करने को कहा था, जिसमें अब चुनाव आयोग ने उद्धव ठाकरे गुट को मशाल चुनाव चिन्ह दिया और पार्टी का नाम शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे हो गया। शिवसेना के उद्धव गुट ने चुनाव चिन्ह के लिए त्रिशूल, उगता हुआ सूर्य और मशाल को विकल्प के तौर पर दिया था। आशंका जताई जा रही थी कि चुनाव आयोग त्रिशूल और उगता हुआ सूर्य के प्रस्ताव को खारिज कर देगा और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वहीं शिंदे गुट को चुनाव आयोग से बाला साहेब जी शिवसेना नाम मिला। वहीं चुनाव चिन्ह के लिए इलेक्शन कमीशन ने शिंदे गुट से 3 विकल्प मांगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो आइए आपको यह भी समझाना जरूरी है कि शिवसेना के विवाद की लड़ाई की शुरुआत आखिर कहां से हुई है, इसको भी आप समझिए, क्योंकि यह विवाद लगातार बढ़ता हुआ हमने देखा। लेकिन पहली तारीख जब यह विवाद शुरू हुआ वो था 20 जून। 20 जून को शिंदे की अगुवाई में विधायकों की बगावत देखने को मिली। ये तस्वीरें सामने आई जब विधायक बागी हो चले। फिर शिंदे गुट ने 55 में से 39 विधायकों के समर्थन का दावा किया। खूब रिसोर्ट पॉलिटिक्स उस वक्त चलती हुई नजर आई थी। उद्धव ठाकरे को सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा उस पूरे घटनाक्रम के चलते और उद्धव उसे लेकर काफी निराश भी नजर आए। शिंदे गुट ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई, यानी कि उद्धव की सरकार गिरी, उनका इस्तीफा हुआ और शिंदे सीएम बने और देवेंद्र फडणवीस बने डेप्यूटी सीएम। ये पूरी तस्वीर महाराष्ट्र की सियासत में देखने को मिली। लेकिन शिवसेना पर जो दावे की लड़ाई है उसमें शिंदे गुट ने 2/3 विधायकों के समर्थन का दावा किया कि उनके पास 2/3 विधायक हैं, यानी कि उनके पास है मेजॉरिटी। 39 विधायकों के साथ शिंदे ने असली शिवसेना होने का भी दावा कर दिया। ये कहा कि हम हैं असली शिव सैनिक। असली शिवसेना को लेकर उद्धव और एकनाथ शिंदे गुट की जो लड़ाई थी वो कोर्ट तक जा पहुंची और उसके बाद उद्धव ने अयोग्यता के फैसले तक इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई तक रोकने की मांग कोर्ट में कर डाली। उद्धव पहुंचे थे इसे लेकर कोर्ट। फिर 23 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की कार्रवाई पर रोक लगा दी। अब उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 27 सितंबर को सुनवाई में शिंदे गुट को राहत दे दी। शिंदे गुट को कुछ राहत मिली, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को सिंबल विवाद में फैसले का आदेश दे दिया। यानी कि अब बॉल थी चुनाव आयोग के पाले में और चुनाव आयोग को इसे लेकर फैसला लेना था। लेकिन यह भी समझिए कि चुनाव आयोग में क्या हुआ। शिवसेना पर शिंदे गुट ने दावा कर दिया, ये कहते हुए कि ये हमारी पार्टी है, शिवसेना हमारी है और हम हैं असली शिव सैनिक। फिर 8 अक्टूबर को इलेक्शन कमीशन ने धनुष बाण के इस्तेमाल पर रोक लगा दी, यानी कि उसको कर दिया फ्रीज। ये हुआ 8 अक्टूबर को। फिर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि दोनों ही गुट धनुष बाण का इस्तेमाल ना करें। यह चुनाव आयोग की तरफ से साफ निर्देश जारी किया गया था। इलेक्शन कमीशन ने दोनों गुट से 10 अक्टूबर तक सिंबल और साथ ही नाम मांगा। सुझाव देने को कहा कि आप सिंबल और नाम बताइए। उद्धव और शिंदे गुट ने 3-3 निशान इलेक्शन कमीशन के सामने रखे। उसकी एक लिस्ट तैयार की कि ये वैकल्पिक नाम हो सकते हैं। दोनों ही गुटों की तरफ से किया गया। फिर नाम सुझाने पर इलेक्शन कमीशन ने दोनों गुट को नाम और निशान भी बताए। ये अभी तक चुनाव आयोग की तरफ से इस पूरे मामले में बड़े डेवलपमेंट्स देखने को
मिले हैं। लेकिन इसके साथ ही आप ये भी समझिए कि शिवसेना की कहानी और इसकी शुरुआत कहां से हुई, ये कहां तक पहुंची। 1989 के लोकसभा चुनाव में धनुष बाण, ये जो सिंबल था, ये मिला शिवसेना को। फिर 33 सालों से धनुष और बाण शिवसेना की पहचान रही है। वो इस पार्टी का सिंबल हमेशा से रहा है, शिव सैनिकों का सिंबल रहा है और 33 सालों से ये तस्वीर देखने को मिली। 1989 के बाद शिवसेना ने सारे चुनाव धनुष बाण पर ही लड़े, यानी कि यही एक सिंबल शिवसेना का बरकरार रहा। लेकिन इसमें ट्विस्ट तब आया जब उद्धव और शिंदे गुट ये दो अलग हुए और असली शिव सैनिक होने का दावा किया। 1968 में शिवसेना ने ढाल तलवार के निशान पर चुनाव लड़ा था, ये 1968 में डेवलपमेंट हुआ। 1980 के चुनाव में रेलवे इंजन का निशान, उस पर भी चुनाव लड़ा गया, रेलवे इंजन का निशान देखने को मिला था 1980 में। फिर 1985 में शिवसेना के उम्मीदवारों को मशाल निशान मिला, मशाल निशान उसी का इस्तेमाल किया और उसके दम पर चुनाव लड़ा। फिर सूरज, पानी का गोला के निशान पर भी चुनाव लड़ा गया और उसके बाद अब एक बार फिर से ये तकरार बढ़ी, जिसमें इलेक्शन कमीशन के पाले में ये पूरी गेंद पहुंची और अभी तक का डेवलपमेंट क्या हुआ वो आपने देखा। अब बात करेंगे वंदे भारत में आज उस खबर की जिसमें हफ्ते के शुरुआती दिन खबर आई और समाजवादी पार्टी के संरक्षक यानी कि मुलायम सिंह यादव, जिनका 82 साल की उम्र में निधन हो गया। मुलायम सिंह यादव का गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। बीते 10 दिन से वो वहां पर एडमिट थे, लेकिन सुबह 8:15 बजे निधन हुआ, जिसके बाद अखिलेश यादव की तरफ से एक आधिकारिक जानकारी ट्वीट कर दी गई और अखिलेश यादव ने लिखा कि हम सबके नेताजी अब नहीं रहे। समाजवादी पार्टी के एक युग का अंत हो गया। एक ऐसा नेता जिसने साइकिल से लेकर संसद तक का सफर पूरा किया, ऐसा नेता जिसे धरती पुत्र की उपाधि दी गई, ऐसा नेता जिसने कुश्ती के दांवपेच से लेकर सियासत के दांवपेच में कईयों को पछाड़ा। एसपी के संरक्षक और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया। वो 82 साल के थे। मुलायम सिंह यादव ने गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में आखिरी सांस ली। मुलायम सिंह यादव को यूरिन संक्रमण, ब्लड प्रेशर की समस्या और सांस लेने में तकलीफ के चलते पिछले दिनों गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी तबीयत लगातार नाजुक बनी हुई थी। मुलायम सिंह के निधन पर अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा, मेरे आदरणीय पिताजी और सबके नेताजी नहीं रहे। मुलायम सिंह यादव के निधन पर समाजवादी पार्टी के दफ्तर में मातम पसरा हुआ है। कार्यकर्ता खामोश हैं और अपने नेता को याद कर रहे हैं। मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार मंगलवार को उनके पैतृक गांव सैफई में किया जाएगा। उनका पार्थिव शरीर आज गुरुग्राम से सैफई ले जाया गया। वहीं उनके निधन पर यूपी में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। तो मुलायम सिंह के निधन के साथ ही आज राजनीति के एक युग का अंत हो गया, जिसके बाद जगह जगह से प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिली। तमाम बड़े नेता श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन उसी बीच समर्थक भी रो रो कर जिनका बुरा हाल है और नम आंखों से वो दे रहे हैं मुलायम सिंह यादव को विदाई। अपने चहेते नेताजी के निधन पर देश गमगीन है। समाजवादियों की गलियों में मातम है। गुजरात की रैली में पीएम मोदी ने मुलायम सिंह यादव को याद किया। आज मुलायम सिंह यादव जी का निधन हो गया है। मुलायम सिंह यादव जी, उनका जाना देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। प्रधानमंत्री मोदी ने मुलायम सिंह यादव से अपने लगाव की यादें ताजा की। मुलायम सिंह जी के साथ मेरा नाता बड़ा विशेष प्रकार का रहा। जब हम दोनों मुख्यमंत्री के रूप में मिला करते थे, वे भी और मैं भी दोनों के प्रति एक अपनत्व का भाव अनुभव करते थे। धरती पुत्र के निधन पर सिर्फ पीएम ही नहीं, सभी राजनेता दुखी हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने मेदांता पहुंचकर मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि दी।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिग्गज नेता मुलायम सिंह यादव के निधन पर जताया दुख। राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर कहा, श्री मुलायम सिंह यादव जी जमीन से जुड़े एक ऐसे नेता थे जिन्होंने कई दशकों तक उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक प्रमुख भूमिका निभाई। अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में उन्होंने अनेक पदों पर काम किया और देश, समाज एवं प्रदेश के विकास में अपना योगदान दिया। उनका निधन बेहद पीड़ादायक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी मुलायम सिंह यादव के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, श्री मुलायम सिंह यादव का निधन देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। साधारण परिवेश से आए मुलायम सिंह यादव जी की उपलब्धियां असाधारण थी। धरती पुत्र मुलायम जी जमीन से जुड़े दिग्गज नेता थे। उनका सम्मान सभी दलों के लोग करते थे। उनके परिवारजन और समर्थकों के प्रति मेरी गहन शोक संवेदनाएं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी मुलायम सिंह यादव के निधन पर शोक व्यक्त किया। योगी ने कहा कि वो प्रदेश की राजनीति के 5 दशक तक केंद्र बिंदु रहे। श्री मुलायम सिंह यादव जी एक जुझारू और संघर्षशील नेता थे। समाजवादी विचारधारा से जुड़े एक महत्वपूर्ण स्तंभ थे। आज वे हमारे बीच में नहीं हैं। मैं दिवंगत आत्मा की शांति की कामना ईश्वर से करता हूं। शोक संतप्त परिजनों के प्रति, समर्थकों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करता हूं। मुलायम सिंह यादव के निधन पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी दुख जताया। उन्होंने ट्वीट कर अपनी संवेदना जाहिर की। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मुलायम सिंह यादव के निधन पर शोक व्यक्त किया है और उन्हें श्रद्धांजलि दी। लालू और मुलायम हमेशा से दोस्त रहे। बाद में ये दोस्ती रिश्तेदारी में बदल गई। अपने दोस्त के खोने पर लालू ने दुख जताया। माननीय मुलायम सिंह यादव जी का एक नेता के नाम से सारी दुनिया जानती है, नहीं रहे हम लोग के बीच में। वो देश भर में समाजवादी आंदोलन को काफी आगे बढ़ाया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के विचारों से ओतप्रोत थे। हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति दे, अखिलेश जी और उनके पूरे परिवार को ताकत दें। मुलायम के निधन पर हर कोई दुखी है। हर कोई अपने नेता को याद कर रहा है। सियासत में मुलायम की हमेशा तूती बोलती रही। मुलायम का जाना एसपी के साथ साथ देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। मुलायम सिंह यादव सियासत के उस मुकम्मल शख्स का नाम है जिसने अपनी जिंदगी को कई सियासी किरदारों में जिया। सत्ता की नब्ज को पकड़ने वाले मुलायम सिंह ने राजनीति की किताब में अपने कई पन्ने लिखे हैं, जिसे भारत की सियासत का हमेशा रास्ता दिखाया। राजनीति के सबसे बड़े गुंबद को खड़े करने वाले नेताजी आज अपने पीछे सत्ता की वो इमारत छोड़कर गए हैं जिसने यादव वंश को सियासत का खिलाड़ी बनाया। देश जब आजादी के सवेरे से दूर था, जब मुलायम सिंह यादव का जन्म हुआ 1939 में उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के एक छोटे से गांव सैफई में नेताजी का जन्म हुआ। मुलायम सिंह यादव का परिवार काफी बड़ा था। मुलायम सिंह यादव के बाबा मेवाराम के 2 बेटे थे, सुघर सिंह और बच्ची लाल सिंह। सुघर सिंह के 5 बेटे हुए, जिसमें मुलायम सिंह यादव तीसरे नंबर पर थे। मुलायम सिंह को पहलवानी में बचपन से ही दिलचस्पी थी। उनके पिता सुघर सिंह चाहते थे कि उनके सभी बच्चे खेती बाड़ी करें और साथ ही साथ अपने शरीर का भी ध्यान रखें। शरीर से उनका सीधा मतलब पहलवानी की तरफ था। स्कूल के बाद कॉलेज की पढ़ाई चलती रही, लेकिन मुलायम सिंह यादव ने पहलवानी नहीं छोड़ी। वो लगातार प्रैक्टिस करते रहे और कई प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। कहा जाता है कि वो अपनी उम्र के पहलवानों में चैंपियन बन गए थे। अखिलेश यादव की बायोग्राफी विंड्स ऑफ चेंज में लिखा गया है कि स्कूल कॉलेज के समय मुलायम सिंह यादव चरखा दांव के लिए काफी चर्चित थे। कद में नेताजी छोटे थे, लेकिन चरखा दांव का खौफ बड़े बड़े पहलवानों में था। चरखा दांव का प्रयोग कर
उन्होंने कई बड़े पहलवानों को चित किया। इधर 1960 के दशक में देश आजादी के बाद 12-13 साल का हो चुका था। उस वक्त देश में समाजवाद की लहर थी। समाजवाद की पताका को लहराने वाले इकलौते उस वक्त डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ही थे। उस दौरान समाजवादियों की तरफ से कई रैलियां हुआ करती थी और ये रैलियां यूपी की अलग अलग जगहों पर होती थी और इसी बीच मुलायम भी इन रैलियों का हिस्सा बनने लगे। इसी दौरान उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 15 साल के मुलायम भी जेल गए। जवानी के दिनों में पहलवानी का शौक रखने वाले मुलायम सिंह सियासत में आने से पहले शिक्षक हुआ करते थे। साल 1967 की बात है जब यूपी में विधानसभा चुनाव हो रहे थे। जसवंत नगर से तात्कालिक विधायक नत्थू सिंह को एक बार फिर टिकट मिला, लेकिन उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। उनका कहना था कि उनकी उम्र ज्यादा हो गई है, इसलिए कोई युवा यहां से विधायक बने। बताया जाता है कि नत्थू सिंह ने ही मुलायम सिंह को संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से टिकट दिलवाया और चुनाव प्रचार भी किया। इसकी मुख्य वजह ये रही कि मुलायम सिंह राम मनोहर लोहिया आंदोलन से जुड़े थे। नत्थू के आशीर्वाद से मुलायम पहली बार विधायक बने। इसके बाद उन्होंने मुड़कर नहीं देखा। वो इस सीट से 8 बार विधायक चुने गए। मुलायम ने 1967 में सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर सबसे कम उम्र में विधायक बनकर दमदार तरीके से अपने सियासी करियर का आगाज किया। उसके बाद उनके राजनीतिक सफर में उतार चढ़ाव तो आए, लेकिन राजनेता के रूप में उनका कद लगातार बढ़ता गया। उत्तर प्रदेश की सियासत में हर एक मोड़ पर मुलायम सिंह यादव हमेशा खड़े हुए नजर आए, लेकिन उसके अलावा उनकी तरफ से बड़ी जिम्मेदारियां भी संभाली गईं। उत्तर प्रदेश में जहां पर उनका सफरनामा किस तरीके का रहा ये भी आपको बता देते हैं, क्योंकि मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश में उन्होंने जिम्मेदारी संभाली। मुख्यमंत्री पद पर 8 साल तक वो रहे। इसके साथ ही 3 बार वो मुख्यमंत्री बने, 8 साल तक सीएम रहे। इसके साथ ही केंद्र में करीब 2 साल तक रक्षा मंत्री की जिम्मेदारी भी उन्होंने संभाली। 25 साल तक विधायक के तौर पर अहम जिम्मेदारी मुलायम सिंह यादव संभालते रहे। 2 साल का मैंने जिक्र किया, रक्षा मंत्री के पद पर भी रहे, यानी कि मुख्यमंत्री के बाद रक्षा मंत्री, और साथ ही 21 साल तक एक सांसद के तौर पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुलायम सिंह यादव मौजूद रहे थे। यानी कि एक साधारण कार्यकर्ता से लेकर सियासी शिखर तक पहुंचने और खुद अपनी मजबूत पार्टी खड़ी करने की मुलायम की कहानी बेहद दिलचस्प है। मुलायम सिंह यादव का नाता किन पार्टियों से जुड़ा रहा यह भी आपको बता देते हैं, जिसमें सबसे पहला नाम है सोशलिस्ट पार्टी का। 1967 में लोहिया की संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से वो जीते और इसके साथ ही भारतीय क्रांति दल 1974 में भारतीय क्रांति दल से एक विधायक के तौर पर वो चुने गए और आगे अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। फिर भारतीय लोक दल 1974 में भारतीय क्रांति दल, जो कि लोक दल में तब्दील हो गया, जिसका ये नाम बदला। जनता पार्टी से वो जुड़े रहे। 1977 में लोक दल का विलय जनता पार्टी में हुआ और बनी जनता पार्टी। फिर जनता पार्टी सेकुलर, जिसमें चरण सिंह ने जनता पार्टी सेकुलर का गठन किया और उसमें भी मुलायम सिंह यादव की मौजूदगी थी। मुलायम सिंह भी चरण सिंह के साथ चले गए और इस पार्टी का हिस्सा बने। फिर लोक दल, साल 1980 में जनता पार्टी सेकुलर का नाम लोक दल हुआ और लोक दल में आगे अपनी जिम्मेदारियां मुलायम सिंह यादव संभालते रहे। और उसके बाद समाजवादी पार्टी, मुलायम ने साल 1992 में समाजवादी पार्टी बनाई। उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी को खड़ा किया, वो भी मजबूती के साथ। इसमें मुलायम सिंह यादव की अहम भूमिका रही, लेकिन दलित पिछड़ा वाला जो मास्टर स्ट्रोक मुलायम सिंह यादव ने खेला, लोहिया अंबेडकर ने दलित पिछड़ों को जोड़ने का प्लान बनाया। इस पूरी प्लानिंग के साथ पार्टी को और मजबूती मिली। बाबरी विध्वंस के बाद मुलायम ने इस प्लान को अमल में लाया, अमल में लेकर आए इस पूरे प्लान को। ये जो रणनीति तैयार की गई थी, साल 1992 में दलित नेता कांशीराम के साथ गठबंधन का ऐलान किया गया, जिसने पार्टी को और ज्यादा मजबूती दी, पार्टी को और मजबूत बनाया। मुलायम के मास्टर स्ट्रोक का असर चुनावी रिजल्ट पर साफ तौर पर नजर आया। आंकड़ों के लिहाज से ये जादूगरी मुलायम सिंह यादव की दिखने लगी थी। एसपी बीएसपी गठबंधन को 176 सीटें हासिल हुई और उसके बाद मुलायम सिंह बने मुख्यमंत्री। लेकिन इसके साथ मुलायम सिंह यादव का कुनबा वो भी आप देखिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा कुनबा वट वृक्ष की तरह कैसे ये फैला, जिसमें सबसे पहले मेवाराम के
दो बच्चे सुधर सिंह और बच्चीलाल सिंह। फिर इधर सुघर सिंह का आप देखिए, इधर मुलायम सिंह यादव, रतन सिंह, राजपाल सिंह यादव, अभय राम सिंह और साथ ही शिवपाल यादव। अब मुलायम सिंह का कुनबा कैसे बढ़ा, जिसमें उनकी पहली पत्नी मालती देवी, उनकी दूसरी पत्नी साधना गुप्ता, पहली पत्नी से अखिलेश यादव, डिंपल यादव और दूसरी पत्नी से प्रतीक यादव और अपर्णा यादव उनकी पत्नी। इसी तरीके से मुलायम सिंह यादव का ये पूरा परिवार राजनीति में सक्रिय नजर आता है, जिसमें शिवपाल यादव भी है। अब देखिए बच्चीलाल सिंह यहाँ पर जिनका जिक्र करना होगा, रामगोपाल यादव और उनके बेटे अक्षय यादव। ये पूरा है मुलायम सिंह यादव का कुनबा, उनका पूरा परिवार जो राजनीति में सक्रिय नजर आता है। काफी हद तक अखिलेश यादव से लेकर अब तमाम समाजवादी पार्टी में उनके परिवार के लोग राजनीति में वेल एस्टैब्लिश्ड हैं। लेकिन नेताजी को क्यों धरती पुत्र कहा जाता है, यह भी आपको समझना होगा, क्योंकि किसान परिवार से मुलायम सिंह यादव का ताल्लुक है, इसीलिए उन्हें सबसे पहले धरती पुत्र कहा जाता है। मुलायम शुरुआत से ही जमीन से जुड़े नेता रहे हैं, यानी कि जमीन उन्होंने अपनी कभी छोड़ी नहीं, भले ही राजनीतिक लिहाज से वो आगे बढ़ते चले गए। किसानों में भी मुलायम की जबरदस्त पकड़ रही, किसानों से बात करते थे, संवाद करते थे, ये मुलायम सिंह ने हमेशा जारी रखा। किसान नेता महेंद्र टिकैत से भी मुलायम सिंह यादव के अच्छे संबंध रहे और यही एक वजह है कि किसानों की नब्ज को बहुत अच्छी तरीके से मुलायम सिंह यादव समझते थे। मुलायम ने मध्यावधि चुनाव में जीत हासिल की, ये एक बहुत बड़ी जीत के तौर पर मुलायम सिंह यादव की देखा जाता रहा है। जीत के बाद से सर्वहारा के हितों के लिए आवाज मुलायम सिंह यादव ने उठाई और इस आवाज को और ज्यादा बुलंद किया, लेकिन इसी आवाज के साथ धरती पुत्र की उपाधि दी गई और आज इसी धरती पुत्र ने कह दिया दुनिया को अलविदा जब उनके निधन की खबर आई है। अब बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी के गुजरात दौरे की, या फिर आप ये कहिए कि प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त मिशन गुजरात पर हैं, क्योंकि अपनी जनसभा में प्रधानमंत्री ने मुलायम सिंह यादव को याद किया शुरुआत में, और इसके साथ ही आज भी प्रधानमंत्री ने गुजरात वासियों को कई विकास परियोजनाओं की सौगात भी दी। पीएम मोदी मिशन गुजरात पर हैं और लगातार गुजरात वासियों को कई सौगात दे रहे हैं। अब इसी कड़ी में पीएम मोदी आणंद पहुंचे, जहां गुजरात के लोगों को सौगात दी। पीएम मोदी ने आज पहला बल्क ड्रग पार्क गुजरात को समर्पित किया। इसके साथ ही केमिकल सेक्टर से जुड़े कई प्लांट्स का लोकार्पण किया। पीएम ने कहा कि अब भरूच, बड़ौदा या सूरत के एयरपोर्ट पर निर्भर नहीं रह सकता। अब भरूच का अपना एयरपोर्ट होना चाहिए, जिसके लिए अंकलेश्वर में नए एयरपोर्ट का शिलान्यास किया गया। और जब नरेंद्र भूपेंद्र की डबल इंजन की सरकार होती है ना, तो एयरपोर्ट का काम भी बहुत तेजी से पूरा हो जाएगा। एयरपोर्ट बनने से उद्योगकारों का आना जाना, बड़े बड़े अफसरों का आना जाना तेज हो जाएगा, विकास भी तेज हो जाएगा, एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा। मंच से पीएम मोदी ने सीएम भूपेंद्र पटेल की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि जब मैं सीएम बना था तो मुझे प्रशासन का ज्यादा अनुभव नहीं था, लेकिन ये सौभाग्य है कि भूपेंद्र पटेल को पंचायत से लेकर विधानसभा तक का लगभग 25 सालों तक का अनुभव है। इसके साथ ही उन्होंने डबल इंजन सरकार को सराहा। गुजरात को नरेंद्र भूपेंद्र की डबल इंजन की शक्ति मिली तो इस सारे अवरोध हमने खत्म कर दिए भाइयों। पीएम मोदी गुजरात के दौरे पर लगातार सौगात की बौछार कर रहे हैं। मिशन गुजरात पर बीजेपी जुट गई है। जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं, सभी पार्टियां पुरजोर तरीके से चुनाव में जुटी हुई हैं। तो एक तरफ प्रधानमंत्री का ये कार्यक्रम है, उससे पहले गुजरात की खबर आपने देखी, तो दूसरी तरफ बीजेपी अभी से मिशन 2024 की तैयारी में है। इस बार बीजेपी युवाओं के साथ साथ बुजुर्गों को साधने की कोशिश में है और इसीलिए बीजेपी ने शुरू किया है ऑपरेशन बुजुर्ग। भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कमर कस ली है। तैयारियां जोरों पर हैं और इसके लिए अब एक नई योजना बनाई गई है, वो है बीजेपी का ऑपरेशन बुजुर्ग। जी हां, सही सुना आपने। देश के लगभग 13 करोड़ बुजुर्गों, यानी जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है, उन्हें देखते हुए अब बीजेपी ऐसी कड़ी बनाना चाहती है जो 2019 में जीती हुई सीटों पर शेयर बढ़ा सके या सीटें जीतने के लिए कम पड़ रहे वोटों की खाई को पाट सके।
बीजेपी ने इस प्लानिंग को अंजाम देने के लिए 10 प्रमुख राज्यों पर फोकस किया है, जहां 60 साल से ज्यादा उम्र के 50 लाख से ज्यादा वोटर्स हैं। ये राज्य राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल है। इसके पीछे बीजेपी ने खास रणनीति तैयार की है, लेकिन इस रणनीति के पीछे एक वजह है। दरअसल बीजेपी ने अपने पिछले आकलनों में पाया है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में इन 10 राज्यों के बुजुर्ग मतदाताओं का वोट पार्टी को 2014 के मुकाबले कम मिला है। ये बात इसलिए अहम हो जाती है क्योंकि 2014 के मुकाबले 2019 में भाजपा ने ज्यादा सीटें जीती थी। भाजपा मानकर चल रही है कि इसकी एक वजह थी युवाओं पर विशेष फोकस, इसलिए इस बार बुजुर्गों पर भी विशेष फोकस रखकर रणनीति तैयार की गई है। ऑपरेशन बुजुर्ग यानी बुजुर्गों के लिए बीजेपी ने एक प्लान तैयार कर लिया है 2024 को देखते हुए। आइए कुछ पॉइंटर्स के जरिए आपको ये समझा देते हैं कि कैसे बीजेपी सीनियर सिटीजन्स को यानी कि बुजुर्गों को अपने खेमे में लेकर आएगी और कैसे बीजेपी का ऑपरेशन बुजुर्ग शुरू होगा। अकेले रहने वाले बुजुर्गों से संपर्क बनाना यह है बीजेपी का ऑपरेशन बुजुर्ग। इसके साथ ही उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा, इस बात पर भी बीजेपी फोकस करेगी। बुजुर्गों की सेफ्टी पर बात करेगी, उनकी सुरक्षा पर बात करेगी। बुजुर्गों को वित्तीय समस्याओं से मदद मिलेगी, यानी कि जो उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं उनसे निजात कैसे बीजेपी दिलाएगी, इसका भी एक खाका लेकर आएगी अपने इसी स्ट्रेटजी में। सेहत संबंधी समस्याओं पर भी मदद दी जाएगी, यानी किसी तरीके की मेडिकल एड इन बुजुर्गों को अगर दी जानी है उसका समाधान क्या होगा बीजेपी के पास। सरकारी दफ्तरों में बुजुर्गों के कामों के लिए टीम बनाई जाएगी ताकि सरकारी दफ्तरों में लंबी लंबी लाइनें, घंटों घंटों खड़ा रहना, इससे बुजुर्गों को बचाया जा सके। बुजुर्गों को रोजगार से जोड़ने का मौका दिया जाएगा, यानी कि कोई सीनियर सिटीजन अगर कोई काम करना चाहता है तो उसके लिए क्या व्यवस्था हो सकती है। बुजुर्गों को समर्पित रैलियां और साथ ही सम्मान समारोह ये भी किया जाएगा, यानी कि सीनियर सिटीजन्स को फोकस करते हुए रैलियों का आयोजन होगा। घोषणा पत्र बनाने से पहले बुजुर्गों की भी राय ली जाएगी। उस घोषणा पत्र, उस मैनिफेस्टो में क्या क्या बुजुर्गों के लिए शामिल किया जाएगा, इस पर भी राय मशवरा होगा। बुजुर्गों को पार्टी के संगठन से जोड़ने की पहल भी की जाएगी ताकि संगठन स्तर पर सीनियर सिटीजन्स भी जुड़ सके। बुजुर्गों के लिए विशेष मेंबरशिप ड्राइव भी चलाई जाएगी ताकि तमाम सुविधाएं जो हैं वो इन बुजुर्गों को, इन सीनियर सिटीजन्स को मिल सके। और पार्टी के वरिष्ठ नेता बुजुर्गों से संवाद करेंगे ताकि उन बुजुर्गों की समस्याओं को समझ सके वरिष्ठ नेता और उसका समाधान सुझा सके। जन्मदिन, सालगिरह, त्योहारों पर खास तरीके की शुभकामना संदेश इन बुजुर्गों के पास जा सकता है और यह है मिशन बुजुर्ग बीजेपी का, जिसकी तैयारी बीजेपी ने करनी शुरू कर दी है और ये पूरी तैयारी है साल 2024 के लिए। पाकिस्तान की सियासत की भी बात होगी क्योंकि एक के बाद एक भूचाल आ रहे हैं। पहले इमरान खान की सरकार गई और अब राष्ट्रपति अलवी को भी कुर्सी से हटाने की तैयारी है क्योंकि पाक पीएम शहबाज शरीफ को राष्ट्रपति की पूर्व पीएम से नजदीकी पसंद नहीं आ रही है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी के खिलाफ शहबाज शरीफ की सरकार ने महाभियोग लाने की तैयारी शुरू कर दी है। सरकार के सांसदों का आरोप है कि अलवी पूर्व पीएम इमरान खान के करीबी हैं, इसलिए उन्हें राष्ट्रपति पद से हटाना जरूरी है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति को हटाने की पटकथा 6 अक्टूबर से लिखी जा रही है, जब उन्होंने संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया था। इसके बाद से ही उनके खिलाफ महाभियोग की मांग उठ रही है। अलवी ने अपने भाषण में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने और ध्रुवीकरण को समाप्त करने की बात कही थी। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने कहा है कि उनकी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये मांग करती है कि राष्ट्रपति अलवी के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू हो, क्योंकि इमरान खान के खिलाफ जब अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था तब अलवी की मिलीभगत देखने को मिली थी। देश में बच्चों की तलाश के लिए सघन तरीके से ऑपरेशन मुस्कान चलाया जा रहा है। जहां पर एक तरफ बच्चों को ढूंढने का काम तेजी से हो रहा है, वहीं बच्चों के गायब होने वाले आंकड़े भी चौंकाने वाले हैं। मध्य प्रदेश के आंकड़ों के मुताबिक हर दिन करीब 30 बच्चे गुम हो रहे हैं।
ऑपरेशन मुस्कान। लेकिन उससे पहले आइए आपको मध्य प्रदेश के कुछ आंकड़े भी दिखाते हैं, उसके बाद देश के आंकड़े भी आपको जरूर बताएंगे, क्योंकि बच्चों के गायब होने में मध्य प्रदेश सबसे आगे है। और बच्चों के गायब होने और तलाश करने का एमपी के गृह मंत्रालय ने ताजा आंकड़ा भी जारी कर दिया है। वो आंकड़ा ये बताता है कि हर दिन 30 बच्चे गुम हो रहे हैं। ये आंकड़ा सामने आया जिसमें 1 अगस्त से 15 सितंबर के बीच 1414 बच्चे लापता हुए हैं। ये एमपी का आंकड़ा आपके सामने है, यानी कि मध्य प्रदेश का। गुम होने वाले बच्चों में 1050 लड़कियां जिनकी संख्या बताई जा रही है, और लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या 3 गुना है जो गायब हो रहे हैं। लेकिन ऑन एन एवरेज 30 बच्चे हर रोज गायब हो रहे हैं। एमपी में अभी 3832 बच्चे लापता है। यह है गायब बच्चों का आंकड़ा जो मध्य प्रदेश में सामने आया है, और ये आंकड़े ताजा जारी किए गए हैं। इसके साथ ही ऑपरेशन मुस्कान की सफलता भी आपको देखनी चाहिए। 1 अगस्त से 15 सितंबर तक 2007 बच्चों की तलाश की गई है, जिन्हें ढूंढने की कवायद की गई है, और पुलिस ने 1560 लापता लड़कियों की तलाश इस दौरान की, जिसको ऑपरेशन मुस्कान नाम दिया गया है। ऑपरेशन मुस्कान के तहत लगभग 447 गुम लड़के मिल गए हैं जिनकी तलाश की जा रही थी, और इसके साथ ही लड़कियों को भी लगातार ढूंढा जा रहा है। ऑपरेशन मुस्कान के तहत 5 साल में 3,40,000 गुमशुदगी के केस भी दर्ज हुए। ये आंकड़ा 3,40,000 का है। ये बीते 5 सालों का आंकड़ा है। साल 2021 में कुल 77,535 बच्चे गायब हुए हैं, और इसके साथ ही लॉकडाउन वाले साल यानी कि 2020 में भी 59,262 बच्चे गायब हुए हैं। ये आंकड़ा बहुत बड़ा बताता है, जिसको लेकर एनसीआरबी की रिपोर्ट ये कहती है, जिसके बाद ऑपरेशन मुस्कान चलाया गया और इन गुमशुदा बच्चों की तलाश भी की जा रही है। इधर स्मार्टफोन हमारी जिंदगी में कब जरूरत से आदत बन जा रहा है, ये हम महसूस नहीं कर पा रहे हैं। अब हर किसी को स्मार्टफोन की लत लग चुकी है। आप भीड़ में हो या फिर अकेले बैठे हो, स्मार्टफोन से हमेशा घिरे रहते हैं। आपके हाथों में स्मार्टफोन मौजूद रहता है, लेकिन यही स्मार्टफोन हमें मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत बीमार बना रहा है। स्मार्टफोन का ज्यादा इस्तेमाल हमें थकाता है। डिप्रेशन और चिंता की वजह स्मार्टफोन बन रहा है। यहां तक कि हमें मानसिक रूप से इतना ज्यादा कमजोर कर रहा है कि आत्महत्या की प्रवृत्ति यानी कि सुसाइडल टेंडेंसीज में भी तेजी देखने को मिली है। यानी कि स्मार्टफोन हर हाथ आत्महत्या का औजार है। यानी कि स्मार्टफोन को लेकर ये जो खबर आई है, ये निश्चित तौर पर चिंताजनक है। और क्यों? हर हाथ में जहां पर स्मार्टफोन मौजूद है, वो एक तरीके से सुसाइड करने के लिए हथियार बनता जा रहा है। ये आप समझिए, क्योंकि स्मार्टफोन एकाग्रता का सबसे बड़ा दुश्मन है। आप महसूस करेंगे स्मार्टफोन के इस्तेमाल के साथ आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। अनिद्रा का कारण यानी कि आपको नींद नहीं आती है, समाज से आपको काट देता है, आप आइसोलेट हो जाते हैं। अकेले बैठकर आपको स्मार्टफोन का इस्तेमाल करना ज्यादा अच्छा लगने लगता है। स्मार्टफोन कहीं और ध्यान केंद्रित नहीं करने देता, आप किसी और काम पर फोकस नहीं कर पाते हैं। बच्चों और किशोरों में मोटापा का कारण स्मार्टफोन बन रहा है। आप ओबीस हो रहे हैं क्योंकि किसी तरीके का मूवमेंट नहीं, कोई और खेल नहीं, सिर्फ स्मार्टफोन का इस्तेमाल। ज्यादा इस्तेमाल से आत्महत्या की प्रवृत्ति भी बढ़ रही है। इसके साथ ही ड्राइविंग के समय अमूमन लोग हाथ में फोन का इस्तेमाल करते हुए नजर आते हैं, जिसकी वजह से हादसे, एक्सीडेंट्स, रोड एक्सीडेंट्स में भी इजाफा देखने को मिला है। और ये एक बहुत बड़ी वजह है कि स्मार्टफोन आज लोगों के लिए एक बड़ी समस्या बनकर सामने आया है।